क्लास 11th 12th की जो सीरीज़ ये पढ़ रहे हैं उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी के क्लास 11th वाले बुक में लिखा है, बाकी आईसीएसई बोर्ड में ये आगे पीछे है थोड़ा सा, तो आप इसको देख लेंगे स्कूल एकेडमिक पर्पस के लिए, बट नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ से छोटे छोटे और फंसाने वाले क्वेश्चन खूब ढेर सारे आते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 इसमें हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर आर के सिंह द कोशिका पे। आप लोगों में से जो भी हम लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं, द कोशिका की टीम से आप जुड़ नहीं पाए हैं और आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, सो यू कैन स्कैन दिस QR कोड या आप डायरेक्टली गूगल के प्ले स्टोर में जाके टाइप कर सकते हैं द कोशिका, द कोशिका, और वहाँ पे आपको इस तरह का लोगो मिलेगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और हमसे कनेक्ट हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा ये बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल किंगडम होता है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे पहला किंगडम माना जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा, देखिए बहुत सारे किंगडम्स थे जिनके आप लोगों ने फर्स्ट वाले में कंपैरेटिव स्टडी भी की है ना, कंपैरिजन भी किया, कंपैरेटिव स्टडीज भी की। अब यहाँ पे हम एक एक किंगडम को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, खासकर मोनेरा है ना, और इसके बाद हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उसके बाद फंजाई है ना। तो ये तीन हम कोशिश करेंगे कि इस वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम में हम पढ़ें। प्लांट और एनिमलिया भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए हम अलग से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, उनका डिस्कशन बहुत टाइम लेता है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। किंगडम मोनेरा, खास बात आपको याद रखनी है, मोनेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर, ये की वर्ड्स हैं, आप इसको याद कर लीजिए, ये दिस आर व्हाट की वर्ड्स है ना। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। तो ये दो की वर्ड्स आपको याद रखना है मोनेरा के लिए, ठीक है। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। अब ये भी कह सकते हैं कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं दे आर टिपिकल, दे आर व्हाट, टिपिकल प्रोकैरियोट्स है ना, दे आर टिपिकल प्रोकैरियोट्स। They are most abundant microorganism. बैक्टीरिया occur almost everywhere, यानी ये omnipresent हैं। What are they? They are omnipresent. They are omnipresent. Hundreds of the bacteria are present in the handful of the soil, है ना। You can say that if you take handful of the soil, अगर जमीन से आप मिट्टी उठाते हो तो उसमें 100 कम से कम बैक्टीरिया तो आपको मिल ही जाएंगे। हंड्रेड्स मतलब तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से वाटर के अंदर भी, इसी तरह से एयर में भी, यानी हर वो जगह जहाँ आप अपने शर्ट में है ना, पसीने की बदबू क्यों आती है, बैक्टीरिया है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ब्रेक डाउन करते रहते हैं और उसमें से जो एनर्जी फ्री होती है वो स्मेल के फॉर्म में आती है। सो हर एक जगह जहाँ भी आप कंसीडर कर सकते हो, जहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो। Am I clear? आसान है ना ये। They also live in extreme habitats. वो extreme habitats में भी रह सकते हैं, such as hot springs, गर्म झरनों में रह सकते हैं, deserts में भी जिंदा रह सकते हैं, बर्फ यानी स्नो में भी जिंदा रह सकते हैं, डीप ओशन, समुद्र की सबसे गहरी जगह पे जहाँ पे कि लाइफ हो ही नहीं सकती या बहुत मुश्किल से लाइफ सरवाइव करती है, वहाँ भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई व्हाट वी कॉल देम
वी कॉल देम ओमनी प्रेजेंट। समझ में आ गया बच्चों, है ना। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन या उसके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। और बहुत सारे पैरासाइट पैथोजेनिक भी होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया में, आखिर फिर हम इसको पढ़ेंगे कैसे। एक बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बच्चों ये तो आप जी जान लगा के याद कर ही लेंगे। एनसीईआरटी के जो भी कंटेंट हैं, अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हैं, फ्यूचर में देने वाले हैं, आपको ये याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। ये नहीं याद है, आपका नीट एग्जामिनेशन कभी नहीं क्वालिफाई होगा। आप दुनिया की चाहे जितनी बुक्स पढ़ लीजिए, आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बेसिक तो आपका एनसीईआरटी है। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़े फिर। ओके, सो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। तो इतने सारे टाइप के बैक्टीरिया है ना, बहुत डाइवर्सिटी है, तो उसको 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनके बनावट, उनका जो शेप होता है मॉर्फोलॉजी, उस हिसाब से। शेप याद रखना, क्योंकि बैक्टीरिया को बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेप, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, है ना, या फ्लैजेला किस तरह से प्रेजेंट या एब्सेंट है, या किस किस फॉर्म में फ्लैजेला है, एक साइड में है, दोनों साइड में है, ग्रुप में है, बिना ग्रुप के है, पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि 4 कैटेगरीज बनाई जा रही हैं और उसका बेसिस होगा उनका शेप। एम आई क्लियर? पहला होता है स्फीयर शेप। पहला क्या होता है बेटा? स्फीयर शेप, है ना, द स्फेरिकल शेप। जब स्फीयर शेप, जैसे कि हमारी बॉल होती है ना, बैट बॉल खेलते हैं हम लोग, तो जो बॉल होती है वो स्फीयर है ना, स्फीयर शेप के होते हैं, इसको कहते हैं कॉकस। ऐसे बैक्टीरिया जो स्फीयर शेप के हों उनको हम कहेंगे कॉकस, और इसका प्लूरल होगा कोकाई। क्या बेटा? कोकाई। ठीक है, इसी तरह से द रॉड शेप्ड बैसिलस। क्या बच्चों? रॉड शेप्ड बैसिलस। अब ये जो रॉड शेप्ड बैसिलस होगा, है ना, तो अब देखते भी चलिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये देखिए कोकाई है ना, कॉकस है, ठीक है। अब इसके बाद आता है रॉड शेप्ड। तो ये वाला जो दिखता है ना बेटा, ये है रॉड शेप्ड, है ना, ये क्या है? रॉड शेप्ड। इसको क्या कहते हैं? बैसिलस, और इसका प्लूरल होता है बैसिलाई। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल देखना है तो कोकाई का एग्जांपल क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोकॉकस, जो निमोनिया वाला होता है ना, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, है ना बेटा, तो निमोनिया वाला हो सकता है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। इसी तरह से बैसिलस यानी रॉड शेप जो होता है, तो जो दही वाला जो बैक्टीरिया होता है लैक्टो बैसिलस। क्या बेटा? लैक्टो बैसिलस, ये समझ में आया ना, दही वाला। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि इसके बीच में, यानी इन दोनों का ही शेप थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन ना तो वो 100% कॉकस हो और ना वो 100% रॉड शेप्ड हो, ना स्फेयर हो ना रॉड हो, उन दोनों के बीच में कोई स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको हम कहते हैं कोक्कोबैसिलस। कोक्को
वैसे देखो बेटा, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ होगा जीवन का अर्थ पे, है ना, वैसे वैसे अलग अलग शेप एंड साइज बने होंगे। बट हम मोटा मोटा जो डिवीजन करते हैं वो 4 ही होते हैं। ये वाले जो डिवीजन है ये एक्स्ट्रा डिवीजन है, ये बाद में डिस्कवरी होती गई, बनते चले गए। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा, कोकोबैसिलस, ये इसी तरह का स्ट्रक्चर है ना। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो सबसे पुराने प्रकार के रहे होंगे बैक्टीरिया, वो कॉकस शेप में बने होंगे, धीरे धीरे वो लंबे होते चले गए होंगे और बैसिलस के रूप में कन्वर्ट हो गए होंगे। समझ में आ गया। थर्ड टाइप का जो होता है वो कॉमा शेप का होता है ना, जैसे हम ऐसे कॉमा लगाते हैं ना इस तरह से, तो ठीक इसी तरह से कुछ कुछ इस तरह की बनावट वाले होते हैं जो थोड़े से बड़े होंगे, तो इनको हम कॉमा शेप्ड कहने लगते हैं। ठीक है। अब ये कॉमा शेप्ड होते हैं, इनका नाम वाइब्रियम होता है, या प्लूरल में कहें तो विब्रियो। समझ में आ गया ना। तो जो कॉलरा काजिंग होता है, जिससे कि कॉलरा होता है बेटा, विब्रियो कॉलरी, तो जो कॉलरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है वो कॉमा शेप्ड वाला बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, है ना। यहाँ पे आप ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, बाकी यहाँ भी मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है ना, ये इसके अंदर वाला, ये भी आप देख सकते हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हो सकता है वो घूमा हुआ हो सकता है ना, जैसे चाबी का छल्ला होता है ना, इस तरह से घूमा हुआ, है ना, स्पाइरल स्पाइरल फॉर्म में। ठीक। तो इसी तरह के स्पाइरल फॉर्म में भी कुछ कुछ हो सकते हैं, आप इस तरह से देख रहे होंगे। अब क्योंकि ये बॉडी के 2 किनारे हैं, तो जब ये घूमते हैं तो कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक, यानी स्पाइरल हो जाते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग भी आप लोग कॉपीज वगैरह में कराते ही हैं, है ना। तो जब स्पाइरल शेप के हो जाते हैं तो इसको हम स्पाइरुलम कहते हैं, और अगर प्लूरल में होगा तो स्पाइरुला कहेंगे। ठीक है। तो शेप के अकॉर्डिंग जो 4 मेन कैटेगरीज हैं वो हैं कॉकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। कॉकस गोल होता है, स्फीयर फॉर्म का होता है। ठीक है। बैसिलस रॉड शेप्ड होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, कॉमा के आकार का होता है, और जो क्या बोलते हैं आपका स्पाइरुलम है वो स्पाइरल आकार का होता है। तो यही 4 आकार आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पे हम मोनेरा जो किंगडम है उसका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन, एक आउटलाइन समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके दिमाग में भी ये सेट होना चाहिए, है ना। मोनेरा का एक स्ट्रक्चर, एक हड्डी का ढांचा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो किंगडम है मोनेरा, क्या बच्चों? किंगडम हो गया मोनेरा। इसके 2 सब किंगडम हैं, इस किंगडम के 2 हिस्से हैं, यानी 2 सब किंगडम्स हैं। पहला है आर्की और दूसरा है यू बैक्टीरिया, है ना। इसको आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया सब किंगडम भी कहा जाता है। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये सबसे पुराना है, सबसे पुराने प्रकार का माना जाता है। ठीक है। यानी आज से लगभग 3 से लेके 3.2 बिलियन ईयर्स पहले, बिलियन ईयर्स अगो, है ना, 3 से 3.25 अरब साल पहले जब लाइफ पहली बार बनी होगी, जीवन की उत्पत्ति हुई होगी कभी इस अर्थ पे, है ना, तो आर्की बैक्टीरिया ही पहले ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए होंगे। इसके पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं किसी दूसरे प्रोटेरिक लाइफ में हो, बट अभी तक जो हमारी फिलहाल की जो हमारी समझ बूझ है, डिस्कवरीज हैं, जो हमारा समझने का तरीका है, उसमें आर्की बैक्टीरिया ही सबसे पुराने जीवित जीव रहे होंगे। ठीक है ना, जो कि आज भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, और आज से 3.2 से लेके 3 बिलियन ईयर अगो ये प्रकट हुए थे, यानी दे कैन ओरिजिनेट ऑन द अर्थ। एम आई क्लियर? वाओ, इट्स अमेजिंग, है ना।
फिर इसी में थोड़ा एडवांसमेंट आया होगा और उसी के आसपास साथ में आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा डेवलप होके यू बैक्टीरिया बने होंगे। आज जो मैक्सिमम आप बैक्टीरिया देखते हो बच्चों, ये यू बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्की बैक्टीरिया बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलता। नो नो, इट डजंट मीन, आज भी बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया मिल जाते हैं। और आगे समझते हैं, फिर एक एक करके हम डिस्कशन तो करेंगे ही। आर्की बैक्टीरिया की खास बात यह है कि ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। यानी जटिल एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जो सबसे कठिन एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, वहां पे ये देखने को मिलते हैं। यही इनकी स्पेशल क्वालिटी है, यही इनकी विशेषता है ना। जैसे मिथेनोजेंस, क्या बच्चों, मिथेनोजेंस, ये समझ में आ रहा है। अब ये जो मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप हो गया मिथेनोजेन। नाम से पता चल रहा होगा, मीथेन गैस आपने सुना होगा ना, है ना। तो ये बैक्टीरिया जहां होते हैं वहां पे ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराते हैं, यानी इनके रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है मीथेन। समझ में आ रहा ना। और अब मैं आपको बता दूं, जो गोबर गैस के प्लांट्स बनाए जाते हैं, है ना, गोबर गैस प्लांट तो आपने काउडंग वाला सुना ही होगा, ठीक। तो गोबर गैस के जो प्लांट्स बनाए जाते हैं वहां पर मिथेनोजेन ही यूज लिए जाते हैं। डाइजेस्टर एक टैंक बनता है उसमें, तो डाइजेस्टर के अंदर जो जो गाय का गोबर होता, काउडंग होगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मिथेनोजेंस का ही प्रयोग किया जाता है, और तब जाके मीथेन गैस निकलती है, जैसे कि खाना बनता है या एनर्जी सप्लाई के फॉर्म में यूज होता है। तो मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सुपर हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मार्शी लैंड पे दलदली वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये एक्सट्रीम, आप कहिए कि ये एक्सट्रीम एनएरोबिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, बहुत आसानी से वहां मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना। बेस्ट एग्जांपल्स मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकॉकस, ठीक। इसके अलावा क्या बोलते हैं, दलदली स्थानों की जगह के अलावा, है ना, ये गाय भैंसों के पेट में भी पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स के स्टमक में भी कई बार मिलते हैं, तभी तो गोबर गैस में आपको देखने को आसानी से मिल जाते हैं। ये समझ में आ रहा ना, ठीक। तो जितना भी मेथेन का प्रोडक्शन होता है उसका 60% मेथेन का प्रोडक्शन ये खुद कर डालते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कहीं अब कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसका जो सेकंड ग्रुप है वो है हेलोफाइल्स का, ठीक है। इसमें हेलो का मतलब आपको पता ही है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। हेलो का मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्ट। और फाइल का मतलब पता ही है, फाइल का मतलब होता है लवर। यानी जहां पे कोई सरवाइव करना नहीं पसंद करता है, ये वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, हेलोफाइल्स हैं। ये कैसे हैं, हेलोफाइल्स, यानी सॉल्ट, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। ओशन के ऐसे किनारों पर ये मिलते हैं जहां पे बाकी सब कुछ मिलना बंद हो जाता है। इतना हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की मछलियां भी सरवाइव नहीं करती, नॉर्मली कोई जीव जंतु वहां सरवाइव कर नहीं करता, पर वहां पर बैक्टीरिया सरवाइव करता है, आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करता है।